तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टाइम टू ग्रो पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा मैसेज और सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे ये लेकर आ रहा है कि इंग्लिश के लिए हमारा क्या अप्रोच होने वाला है SBI क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। SBI क्लर्क ही नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं उनके लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इंग्लिश को लेके, ये आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछले 2 सब्जेक्ट के लिए जो मैंने अप्रोच बताया है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है मेन पेपर में, तो उसमें मैंने बताया आपको कि हम पेपर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जो कि है इजी, मॉडरेट और टफ में। बट दोस्तों, इंग्लिश में ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लिश में हम पेपर को डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम डिवाइड करेंगे। तो इंग्लिश में दरअसल होता ऐसा है कि कुछ बच्चों का इंग्लिश जो होता है पुअर या बिलो एवरेज बोल सकते हैं, कुछ लोगों का एवरेज होता है और कुछ लोगों का अबव एवरेज होता है। जो अबव एवरेज वाले होते हैं उनको तो इंग्लिश पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक सेक्शन मॉक लगाते हैं वो दिन भर में और सीधा पेपर में जाते हैं। उनका तैयारी अच्छा रहता है, उनका बेसिक्स क्लियर रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि एवरेज, जो कि पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत, जो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है तो उसको करते हैं और फिर सेक्शनल मॉक वगैरह लगाते हैं और पेपर में अपीयर करते हैं। दिक्कत आती है जो कि बिलो एवरेज और पुअर वाले हैं दोस्तों, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। हो सकता है कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी होंगे तो उन्हें खासा परेशानी होती है, क्योंकि उनके जो ग्रामर और टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिलो एवरेज वाले कैटेगरी में हैं तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करें। जो भी ग्रामर हो गया, फिर आपका टेंसेस हो गए, और भी जो बेसिक ग्रामर हम पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ते हैं, उसको सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो कि एवरेज और अबव एवरेज वाले हैं। तो अबव एवरेज वालों के लिए मैं यही बोलूंगा कि अभी मैं 2-3 मिनट कुछ बताने वाला हूं, तो हो सकता है कि आपको वो ना सुनना हो। आप बस अगर पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है इस स्ट्रेटेजी को देखना चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, आप उसको देखकर सीधा उस सेक्शन ऑफ द वीडियो जा सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारा स्ट्रेटेजी होने वाला है पेपर अटेम्प्ट करने का। और जो बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सब पैनिक में हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे तो बन रहे हैं क्वांट्स और रीजनिंग में, बट इंग्लिश के कारण आपका पूरा पेपर खराब हो जा रहा है। अगर आप भी उस चीज से गुजर रहे हैं तो आप लोग रुक के थोड़ा सा इस वीडियो में जो 2-3 पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ उसको अच्छे से सुनिए और अपने जो भी प्रिपरेशन है उसमें इम्प्लीमेंट करिए। आप 1-2 महीने ट्राई करके देखिए जो चीज मैं बोलने वाला हूं। अगर आप में प्रोग्रेस नहीं आता है तो मैं बोलता हूं कि आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनफॉलो कर दीजिएगा मुझे, बट एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखो यार, अगर तुमको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है ना तो 3 चीजें बताऊंगा, उसको एकदम अच्छे से आपको फॉलो करना है। 3 चीजों को आपको एकदम क्लियर होना है उस चीज को लेकर। तो पहला बात आपको ये याद रखना है कि आप जो इतने एंजाइटी में हैं, आपको ये लगता है यार मेरे इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं है, ये सब आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप जो मॉक्स दे रहे हैं ना तो उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका एक्यूरेसी कम है, तो इससे क्या लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। लेकिन बात ऐसे नहीं है दोस्तों। मॉक्स जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपका तैयारी जो रहे टफ लेवल का रहे। कहने की बात यह है कि जो मॉक्स में जो इंग्लिश सेक्शन आता है या कोई भी सेक्शन आता है तो वो थोड़ा टफ लेवल का होता है, रियल एग्जाम में उससे कम आता है। तो मैं ये लिख कर देता हूं कि आप जितना मॉक में कर रहे हैं उससे कम लेवल का इंग्लिश आने वाला है पेपर में। तो आप इंग्लिश को हवा मत बनाइए कि पेपर काफी टफ आने वाला है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमने देखा है कि हमारे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, बट जब हम रियल पेपर देने जाते हैं तो होता क्या है हमारे साथ, हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है कि इंग्लिश का सेक्शन तो टफ होने वाला है, हम पहले ही गेम हार जाते हैं। हम स्टार्ट ही इस माइंडसेट से करते हैं कि पेपर टफ होगा, पता नहीं हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों, पहला बात आपको यही याद रखना है कि जो इंग्लिश में पेपर आएगा एज कंपेयर टू मॉक्स थोड़ा इजी आएगा, तो आप जितना मॉक्स में कर रहे हैं उनसे अच्छा कर पाएंगे। तो सर आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश का तैयारी उस लेवल का करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, बट आपको उस माइंडसेट के साथ एग्जाम में नहीं जाना है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश का पेपर टफ है। मेरा कहने का ये मतलब है। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आप
कॉन्फिडेंस रखिए अपने तैयारी पे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और एग्जाम में अच्छे माइंडसेट से जाइए कि हाँ मैं इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग तीनों सेक्शन को अच्छे से बनाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी उस लेवल की है। और दोस्तों दूसरी बात जो हमको एक चीज दिमाग में डाल लेना है, एकदम अच्छे से डाल लेना है कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जिसको हम तुरंत नहीं सीख सकते, आपको इस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए बात ऐसी है कि अगर मैं सोचूं क्वांट्स का ही एग्जांपल ले लूं, अगर मैं क्वांट्स में अगर मुझे परसेंटेज टॉपिक आता नहीं है, आज मैं 0% पे हूं अगर परसेंटेज टॉपिक में, तो मैं अगर कल देखूं, अगर मैं रात भर अगर पढ़ता हूं तो उस चीज को, परसेंटेज टॉपिक को पढ़ता हूं, उसके बेसिक समझता हूं, उससे कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं, तो कल तक मैं कुछ परसेंटेज सीख जाऊंगा, 20%, 30%, 40% कम से कम तो सीख जाऊंगा, मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट ऐसा इंग्लिश के साथ नहीं हो सकता क्योंकि एक लैंग्वेज है, इसको हम प्रैक्टिस में ला कर सीखते हैं। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश का जो प्रोग्रेस होने वाला है आपका थोड़ा स्लो होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में अपने बना के रखिए कि इंग्लिश जो होने वाला है आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों होता क्या है कि जब हम एक मॉक देते हैं ना, तो उसमें हमारा इंग्लिश का एक्यूरेसी जो होता है ना, कैसा होता है आप खुद बताइए। कभी 50%, 60%, 70%, बहुत रेयर होता है कि हमारा एक्यूरेसी 80+ है, 90+ है। तो दोस्तों वही हमारे साथ कॉन्फिडेंस लो वाला खेल हो जाता है। हमें ये लगता है कि हमारा इंग्लिश बेटर नहीं है और हम फिर अगला जो मॉक देते हैं उसमें भी कम देखते हैं, तो हमें ये लगने लग जाता है कि हम इंग्लिश में बहुत वीक हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर इंग्लिश के बारे में बताता हूँ आपको यही चीज बताता हूँ कि आपको ना अपने एक्यूरेसी पे काम करना है। देखिए होता ही है ना कि मान के चलिए कि अगर एक पेपर है उसमें मैं 25 क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट उसमें से मैं 17-18 श्योर हूँ, बट बाकी अनश्योर हूँ, बट मैं टिक मारता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक्यूरेसी डाउन होता है। अल्टीमेटली नंबर कम तो मिलना ही है हमें, हमारा एक्यूरेसी भी नीचे दिखता है और हमको उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी पेपर देंगे, जैसे कि 15 क्वेश्चन ही अगर आपको आते हैं, बाकी 3, 4, 5 जो भी आपको तुक्का अगर लगता है, आपको लगता है कि 90% में श्योर हूँ बट 10% में श्योर नहीं हूँ कि ये आंसर होगा कि नहीं, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो उस केस में आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको उन्हीं को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर हैं। आप ये ट्रिक अपना के देखिए खुद, आप जब पेपर सॉल्व करने के बाद जब सबमिट करेंगे और आप जब नीचे मार्क्स के नीचे जब देखेंगे कि आपका एक्यूरेसी 90+ था या 100% था, तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ जब मैं अगली बार दूंगी या अगली बार पेपर दूंगा तो थोड़ा और अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। तो ये 3 जो बात हुए दोस्तों आपको दिमाग में रखना है, पेपर को एकदम रिलैक्स होकर देना है, इस चीज का बिल्कुल भी हवा नहीं बनाना है कि इंग्लिश काफी टफ है हमसे नहीं होगा। आप धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करते जाइए, आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम अपने अप्रोच पे आते हैं कि हमारा क्या अप्रोच होने वाला है। इस वीडियो में दोस्त मैं वही बताऊंगा कि जो मेरा पर्सनल अप्रोच था, मैंने जितने भी पेपर दिए और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग में भी इम्प्रूवमेंट आए। मेरे साथ भी इम्प्रूवमेंट हुआ था और मैं उम्मीद करता हूं आप भी इसको फॉलो करेंगे और आप में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारे टॉपिक्स जो कि इंग्लिश पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं और बेसिकली प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इन्हीं टॉपिक से मिलकर होता है। तो मैं आइए इन सबको शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि होते क्या है। सबसे पहला होता है दोस्तों मिसस्पेल्ड वर्ड। जैसे कोई भी वर्ड दिया रहेगा एक सेंटेंस में, किसी का स्पेलिंग गलत होगा या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट प्लेस किया हुआ होगा, तो हमें उसको फाइंड करना होता है। तो पेपर में 4 से 5 नंबर के हमें वो दिख जाते हैं। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है 2 टाइप के आ सकते हैं, या तो आपके 5 से 6 पॉइंट्स दे दिए रहेंगे जो कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना रहे होंगे सारे मिलकर, तो हमें उनको सीक्वेंस में डालना रहेगा। एक टाइप तो वो हो गया। दूसरा हो गया एक सिंगल सेंटेंस में ही जम्बल्ड करके उसको दे देगा, थोड़ा सा पार्ट उसका सही देगा, बाकी बोलेगा कि इसको अरेंज करिए ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाए। तो ये भी दोस्तों आ सकता है जो कि 4 से 5 मार्क्स के आ जाते हैं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के बारे में आपको पता होगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें 5 से 6 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसको आपको ऑप्शन देखकर डालने रहेंगे। ये हो गए 4 से 5 मार्क्स के आ सकते हैं।
इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स होता है। आप बोलते हैं करेक्ट जो भी वो कैब होगा या फिर जो भी वर्ड होगा उससे रिप्लेस करिए ब्लैंक को, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या है कि वो कैब जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। या फिर एग्जाम में मैं जैसा बोला कि ऐसा ही देता है वर्ड जो कि आपको समझ आ जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग में। कभी रेयर ही होता है कि एकदम ऐसा वो कैब फेंक के मारे जो हम हैंडल ही ना कर पाए। इसके अलावा होता है दोस्तों सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि 2 से 3 सेंटेंस दे दिए रहेंगे या फिर 4 सेंटेंस भी दे देता है और बोलता है कि कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है और ग्रामेटिकली आपका सही है तो उसको सही कर, उसको अलग से रखिए, बाकी को एलिमिनेट करिए। और एरर स्पॉटिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा और ग्रामेटिकल एरर होगा या फिर जो भी आप बोले एक एरर होगा जिसको आपको स्पॉट करना रहेगा, तो वो 4 से 5 मार्क्स के आ जाते हैं। इसके अलावा आइटम्स एंड फ्रेजेस के कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई आइटम्स या फ्रेज दे देता है, उसका मतलब बताना आता है, तो वो 1 से 2 नंबर का आएगा। उसके अलावा आपका वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस, जैसे कि आजकल आता है कि कुछ एक वर्ड दे देगा, वो कैब जो दे देगा और उससे 3 से 4 सेंटेंस वो बनाएगा और आपको बताना रहेगा ऑप्शन में किस किस सेंटेंस में आपने सही यूज किया है इस वर्ड को। तो ये थोड़ा सा काफी टफ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें कभी कभी वो अच्छा खासा वर्ड देते हैं और सेंटेंस में हमें लगता है कि सही यूज हुआ है बट होता नहीं है वो, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो कि हमारा लास्ट है और जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कभी कभी 8 से 10 मार्क्स कवर करता है हमारा। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इंग्लिश पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली दोस्तों आपको ये सारे टॉपिक्स पे अपना ग्रिप स्ट्रांग करना है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इंग्लिश में वही है दोस्तों, पहले अपना बेसिक्स क्लियर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका ग्रिप होगा स्ट्रांग होते जाएगा और आपका जो भी है ग्रामर में जो भी वीकनेस आपको दिखेगा एनालिसिस करते समय, उन टॉपिक्स को आपको करते रहना और आपको इम्प्रूव करता जाना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बताएंगे कि हमारा क्या प्रायोरिटी होना है जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जो सीक्वेंस बताने वाला हूं दोस्तों वो मेरा पर्सनल सीक्वेंस है जो कि मैं यूज करता था एग्जाम जब देता था, तो ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी सीक्वेंस में आपको जाना है, बट आप थोड़ा सा चेंजेस इसमें कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं अपना बता देता हूँ कि दोस्तों मेरा ऐसा था कि मुझे जब मैं मॉक देता था तो मैंने खुद को एनालाइज कर लिया था कि जब एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को करने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 8 से 10 मिनट लगते थे, ठीक है। 8 से 10 मिनट एक आरसी को करने में। आरसी अगर बड़ा है अच्छा खासा है तो आरसी वाले काम मैं 8 से 10 मिनट में निपटाता था। इसके अलावा बचे मेरे पास 10 से 11 मिनट, जो बाकी के 10 से 11 मिनट थे ना दोस्तों, तो उसमें मैं क्या करता था, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स थे, ये सारे जो हो गए ऊपर के जो हैं, इनको मैं अटेम्प्ट कर लेता था। मिसलेनियस टॉपिक्स को बाकी के 9 से 11 मिनट में कवर कर लेता था, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी। कभी कभी जल्दी हो जाता था, कभी कभी टाइम भी लगता था। तो ये हमेशा मेरा माइंडसेट था कि 11 मिनट तक मेरे को मिसलेनियस करना है। अगर 11 मिनट में हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो मैं मिसलेनियस का अगर क्वेश्चन बचा भी है तो मैं उसको छोड़ के आरसी में कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आरसी के लिए मिनिमम 9 मिनट चाहिए। तो ये मेरा हमेशा से स्ट्रेटेजी रहा है दोस्तों प्रीलिम्स के सारे बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर में, और मैंने अच्छा ही स्कोर किया है सभी इंग्लिश पेपर में। तो देखिए अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले मिसलेनियस करता था और फिर आरसी करता था, इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। आप हो सकता है आरसी में अच्छा होंगे, कम टाइम लगता होगा तो आप आरसी को पहले कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पहले कर लिए तो आपके पास टाइम बच गया, तो आप बाकी की चीजें भी मिसलेनियस बाद में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं कि क्लोज टेस्ट पहले बनाइए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पहले बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आपको एक आरसी दिमाग में रखना है कि एक आरसी है और बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स है। और इसमें भी मैं एक चीज आपको बता दूंगा, ये जो होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, जो ये शॉर्ट पैराग्राफ वाला 5-6
जब दे देता है, 5-6 सेंटेंसेस होते हैं और उसको मीनिंगफुल एक पैराग्राफ बनाना होता है, तो ये कभी कभी काफी टाइम लगा देता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो एक काम ये कर सकते हैं आप कि अगर इसमें कॉन्फिडेंस, अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, आपसे सही बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा, ये अगर आता है तो इसको स्किप करिएगा लास्ट के लिए, बाकी चीज को आप पहले बनाइएगा, मिसलेनियस टॉपिक्स को, फिर आरसी कर सकते हैं आप, फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो आप इसके या तो सारे क्वेश्चन बना लीजिए, टाइम अगर कम है तो एक दो जो भी फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस जो है उसको अगर अरेंज कर पाते हैं आप तो उसको कर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंपल और स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो कि इंग्लिश में आपको हेल्प कर सकता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, ये देखते हुए कि हमारे पास कितना टाइम है और किस टाइम में हमारा क्या स्पीड है और हमें किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अपने तैयारी पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उसमें अच्छा करना है और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी आपका रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अल्टीमेटली उससे आपका पेपर में मार्क्स इंप्रूव होगा। तो दोस्तों ये रहा इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम प्रीलिम्स के लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है मैं करंट अफेयर्स के लिए लाने वाला हूँ। करंट अफेयर्स में एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ जो कि मुझे अपने एक जूनियर से पता चला, जिसने करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है सभी एग्जाम्स में, सभी बैंकिंग एग्जाम्स में। उसने एसबीआई पीओ में भी 30+ अटेम्प्ट किया था और अच्छे एक्यूरेसी से किया था। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं करंट अफेयर्स का क्या अप्रोच और क्या सोर्सेस और किस तरीके से पढ़ना है ये बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मैं डेली टू डू लिस्ट देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डाउट्स अगर होता है तो मैं पर्सनली उसको क्लियर करता हूँ और टू डू लिस्ट जैसा कि मैं देता हूँ तो आपकी तैयारी को बूस्टअप करते रहेगा। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और अच्छा स्ट्रेटेजी में लाता रहूंगा। थैंक यू।